स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। इंतजार हो रहा है इंडिया गठबंधन की बैठक का। दिल्ली का अशोका होटल इस बार वेन्यू चुना गया है जहां पर ये मुलाकात होनी है। सारे नेता एक एक करके पहुंच रहे हैं। ममता बनर्जी पहुंचने वाली हैं, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे वहां पर पहुंच चुके हैं, ये खबर है। अखिलेश यादव भी रास्ते में है और सब लोगों की अपनी साइड मीटिंग्स भी एक दूसरे के साथ पूरी हो चुकी है और अब जो अलग एक साथ जो सबकी बैठक होनी है उसका समय आ चुका है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट मुलाकात लेकिन होनी है और वो राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे की बात होने जा रही है। और इसमें महाराष्ट्र को लेकर ये क्या बात होगी, शरद पवार को लेकर के क्यों इस उद्धव ठाकरे चर्चा करना चाहते हैं, हमारी जानकारी के मुताबिक यह खबर आपको देंगे। उससे पहले गठबंधन में बनने के बाद क्या देरी बहुत हो गई, इस पर केसी त्यागी जेडीयू के नेता उन्होंने क्या कहा, वो सुनिए। हमने पटना में देखा, फिर मुंबई, एक वक्त ज्यादा लग रहा है। अभी चुनाव हुए, फिर 3 राज्यों में उसमें उलझ गई कांग्रेस, लेकिन जो एक गठबंधन की मीटिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। ये देरी परेशानी खड़ी कर सकती है क्या? नहीं, परेशानी तो खड़ी नहीं करती है, लेकिन विलंब जो है वो हानिकारक जरूर होता है। जितना पिछले वर्ष सितंबर में नीतीश कुमार जी ने कैंपेन शुरू किया था, थोड़ी इसमें और तेजी ला करके इस कारवां को और आगे बढ़ाया दिया सकता था, इसको गति दी जा सकती थी। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। इसे चुनाव मूड में है और पूरा हम देख रहे हैं, लेकिन अब सब पार्टी चुनाव मूड में है, लेकिन बीजेपी अन्य दलों के मुकाबले में ज्यादा संगठित है, कार्यकर्ताओं वाली और धनवान भी है, लिहाजा चुनौती बड़ी है। लेकिन अगर सब दल इकट्ठे हो जाते हैं और जो प्लान हम लोगों का था 450 सीटों पर 1 अगेंस्ट 1, तो लड़ाई आसान हो सकती है। तो वो कह रहे हैं देरी तो हो गई, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सब दल इकट्ठे हो जाते हैं तो बात बन जाएगी। इकट्ठे होंगे तो कब होंगे और कितना वक्त लगाएंगे? 3 महीने चुनाव में केवल बाकी। और ये जानकारी अब सब अलग अलग नेताओं से बात की, विपक्ष के सब कहते हैं कि सब बड़े अधीर हो रहे हैं और जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी को ठहरा रहे हैं कि कांग्रेस ने पहले विधानसभा चुनाव के चक्कर में, अब उसके बाद भी और वक्त लिया है, अब और वक्त गवाया नहीं जा सकता। अगर सीरियस हैं सभी दल कि भाई एकजुट होकर कुछ करना है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो अब और समय नहीं जाया किया जा सकता। जैसा मैंने आपको बताया कि सारे नेता अशोका होटल पहुंच रहे हैं दिल्ली के। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे पहले से होटल के अंदर मौजूद हैं, वो एक एक करके गेस्ट को रिसीव करने जा रहे हैं। लेकिन इंडिया अलायंस की मीटिंग से पहले मुलाकात होने जा रही है राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे क्यों मिलना चाह रहे हैं अलग से राहुल गांधी से? समीर जी। उद्धव ठाकरे बहुत दुविधा में, परेशानी है। उद्धव ठाकरे का कहना है राहुल गांधी से कि भाई मेरी पार्टी चली गई, मेरा सिंबल चले गया, मेरी सत्ता चली गई, मेरे विधायक चले गए, कोई दिक्कत नहीं, अब मैं विपक्ष के साथ हूँ, कांग्रेस के साथ लड़ रहा हूँ। लेकिन शरद पवार का मुझे महाराष्ट्र में समझ में नहीं आ रहा है। वो कहते हैं एनसीपी किसकी, तो कहते हैं एनसीपी मेरी है। उनसे पूछा जाता है कि विधायक किसके, तो कहते हैं विधायक मेरे हैं। बारामती में जाकर कहते हैं कि अजित पवार भतीजा है, परिवार का सदस्य है, सरकार में हमारी एनसीपी की सरकार है। उन्हीं के विधायक, शरद पवार के जो विधायक है, वो मानसून सत्र जब नागपुर में हुआ तो वहाँ पर शिवसेना के खिलाफ, उद्धव ठाकरे के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ इकट्ठे होते हैं और रात को शरद पवार के साथ डिनर करते हैं। शरद पवार से पूछो कि तो अजित पवार के विधायक है, तो अजित पवार कहते नहीं, ये तो एनसीपी के विधायक है, मेरे विधायक है, चाचा भतीजा एक है। तो उद्धव ठाकरे समझ नहीं पा रहा कि शरद पवार कांग्रेस के साथ में है कि अपने भतीजे के साथ में। तो वो स्पष्ट करना चाहते हैं कि शरद पवार से पहले एफिडेविट भरवा लो आप कि ये किसके साथ में। कहीं ऐसा ना हो कि हम सीट शेयरिंग में इनको सीट दे दे, मालूम पड़ा बाद में कह दे कि मैं तो एनडीए में चला गया हूँ, तो वो सीट एनडीए को चली जाए। तो शरद पवार ये बहुत साफ करना के बारे में उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि शरद पवार को छोड़ो आप, वो तो एनडीए में चले गए हैं, आधे उनका भतीजा चला गया है, चुनाव के बाद चाचा भी चला जाएगा। जो सीटें हैं 48, वो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट आपस में मिलकर बांट की तैयारी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे यही राहुल गांधी को समझा रहे हैं कि आप शरद पवार को छोड़ दो, वो तो चले गए, आधे विधायक चले गए, ये भी चले जाएंगे। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं चाचा भतीजा एक है। चाचा भतीजा शरद पवार कहते हैं। अच्छा। बारामती गए तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मेरे विधायक है, तो उन्होंने कहा विधायक तो सरकार में, तो बोला मेरी ही सरकार है, भतीजा सरकार में, तो मेरी ही सरकार है। तो उद्धव ठाकरे बारे हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि शरद पवार विपक्ष में है कि सरकार में है। गोविंदा की एक फिल्म आई थी कुछ वक्त पहले, याद होगी सबको, जो चाचा है वही भतीजा है, भतीजा है वही चाचा है। वही याद आ रही थी। उद्धव ठाकरे जो है वही समझाना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी दुविधा समझी जा सकती है। शरद पवार एक वक्त था, याद कीजिए, जब ये लेकिन एक बार मैं जोड़ देना चाहता तो हूं। शरद पवार एक बहुत अभी भी शरद पवार कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, मैं अभी भी बहुतों को ठीक कर सकता हूँ। लेकिन किसको ठीक कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति जो है इन चुनाव से पहले बड़ी रोचक हो जाएगी कि मराठा जो रिजर्वेशन है उस पर कौन किसके साथ जाएगा। जो बाकी सब दल हैं वो आपस में ही तय कर लें कि शिवसेना कौन सही है, दूसरा जो शरद पवार और अजीत पवार का सारा चल रहा है। तो बड़ी रोचक
राजनीति होने वाली है उससे पहले। नहीं, शरद पवार कोई गेम खेल रहे हैं क्या कांग्रेस पार्टी के साथ, उद्धव ठाकरे देखिए, के साथ? आपको क्या लगता है, अब तक तो वो खेल ही रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है? वो तो पूरा साफ दिख रहा है कि शरद पवार खेल रहे हैं। देखिए, शरद पवार ने बहुत शानदार पॉलिटिक्स किया। उनको पता था कि हमको कांग्रेस को, उद्धव ठाकरे को हाशिए पर ला करके खड़ा कर देना है। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा लॉस किसका हुआ है? उद्धव ठाकरे का। शिवसेना बिखर गई, शिवसेना खत्म हो गई। शिवसेना के खत्म होने के बाद जो लड़ाई अब बच गई है वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस एनसीपी हो गई है महाराष्ट्र में। अखिलेश और यादव भी पहुंच गए। आप एनसीपी को आप जहां हटाते हैं, कांग्रेस इतनी कमजोर हो जाएगी कि कांग्रेस फिर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान रास्ता बन जाएगा। उद्धव ठाकरे का ईगो शांत हो जाएगा कि ठीक है, शरद पवार को हमने इस पूरे इंडिया गठबंधन से एनसीपी के बाहर बगैर निकाला। महाराष्ट्र में कांग्रेस अपने दम पर कुछ नहीं, आपके कुछ भी नहीं। कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर की पार्टी है, वहां पे चौथे नंबर की पार्टी है। चौथे नंबर की पार्टी और तीसरे नंबर की पार्टी मिल करके कैसे लड़ सकती है? अच्छा, जरा अखिलेश के बारे में क्या राय है आपकी? यूपी में अखिलेश यादव पहुंचे हैं अभी। देखिए, यूपी में मैं बात कर रहा हूं, यूपी में चाहे अखिलेश आ जाएं, बीएसपी आ जाएं, कांग्रेस साथ आ जाएं, ये तीनों भी साथ आएंगे, तब भी भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में पिट के छोड़ देगी। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि वो एक अलग जोन बन गया है, वो एक अलग योगी मोदी मॉडल जो है वो एक ऐसा बन गया है कि वो एक अभेद्य किला बन गया है भारतीय जनता पार्टी का। उसको भेदना आप जातिवादी अभेद्य किला अभी तक मानते थे गुजरात, एमपी, राजस्थान। हाँ, अब वैसा ही आप मानते हैं यूपी को भी? मैं वैसा ही मानता हूँ, मैं वैसा ही मानता हूँ। ये एक अभेद्य किला बन गया है वहाँ पर। मैं, यदि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई आपसी मनमुटाव न हो और गुटबाजी नहीं हो तो और बात है, माने वो हो जाते हैं तो आदमी के अंदर से ही खा जाता है। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में संगठित होकर के लड़ती है तो आप यकीन मानिए कि 70 या 75 सीटों के बराबर हो जाएगी। कोई मैं आपको बता रहा हूँ, 14 का रिकॉर्ड टूटेगा। मैंने एक समाजवादी पार्टी के एक बहुत करीबी, अखिलेश के बहुत एक करीबी व्यक्ति से पूछा कि आप चुनाव लड़ना पसंद करेंगे लखनऊ या आसपास के इलाके में? कहा, यार इस समय तो हम अपना बची हुई संपत्ति गंवाना नहीं पसंद करेंगे। तो ये माने वो लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है कि हमारी बिसात रह गई है उत्तर प्रदेश में खास करके, और वो भी लोकसभा चुनाव के। सहमत है राहुल जी यूपी के आंकलन से? देखिए, अभी जो स्थिति दिखाई देती है उत्तर प्रदेश में, उसमें ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे से वो चुनाव लड़ेगी और बहुत ज़्यादा सीटें जो है वो उसको मिलेगी। लेकिन हम अगर ये माने कि ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी उसमें जाएगी तो हमें विधानसभा चुनावों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि बीएसपी के पास क्या सीटें थी, हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी के पास क्या सीटें थी। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये पार्टियां ख़त्म हो गई हैं। बीएसपी 10 जीती थी, जो है समाजवादी पार्टी 5 जीती थी, तो ऐसा नहीं है। और उसके बाद एक जो समाजवादी पार्टी का बिल्कुल पतन हुआ था, उसके बाद उसने विधानसभा चुनाव में अपने आप को उठाया था। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी वहाँ पर कोई कमज़ोर है, बीजेपी बहुत स्ट्रांग पार्टी है। लेकिन ये मानना कि एसपी और बीएसपी जो है वो कोई कमबैक नहीं कर सकते, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मायावती अगर इस अलायंस का हिस्सा नहीं है खास तौर पर, तब भी मानते हैं आप चुनौती बीजेपी? देखिए, ये डिपेंड, देखिए मायावती ने, जैसे हमने पिछले दिनों में देखा, मायावती ने लगभग चुनाव लड़ा ही नहीं। अगर मायावती की पार्टी को हम देखेंगे तो उसका एक कोर वोट बैंक है जो कि उसके साथ रहता है, हमने ये सब हम जानते हैं। तो ऐसे में अगर वो कोर वोट बैंक जो है अभी भी उत्तर प्रदेश में उसके साथ होता है, तो ऐसा नहीं है कि बीएसपी जो है बिल्कुल ख़त्म पार्टी है। और समाजवादी पार्टी का, जैसे मैंने आपको बताया कि उसने विधानसभा चुनाव में ठीक अच्छा प्रदर्शन किया, उससे पिछले चुनावों से बेहतर प्रदर्शन किया। तो ऐसे में ये कह देना कि वो बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गए हैं, ऐसा नहीं। मैं जोड़ना चाहता था इसमें। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया पिछले से यदि हम तुलना करें। लेकिन उसका कारण ये था कि जो मुस्लिम वोट बैंक था, वो जो बीएसपी के साथ पहले हुआ करता था, स्प्लिट करता था, वो एक मुश्त जो है वो ट्रांसफ़र हुआ अखिलेश समाजवादी पार्टी के साथ। तो जो आप देखते हैं कि बीएसपी का जो वोटों का परसेंटेज कम हुआ है, उतना ही वोटों का परसेंटेज जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ बढ़ा है। तो यही कारण है कि समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर पाई है, क्योंकि मुसलमानों को लगा
कि बीएसपी जीतने वाली नहीं है, इनका कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी के साथ अंडर हैंड डीलिंग चल रहा है, 10% और वोट कम हो उसके कारण जो है एक मुश्त जो वोट जो है वो शिफ्ट किया है। यही कारण है कि वो ये था। इस बार जब वो मुस्लिम वोट बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहा है। मैं देखिए, ये कहने की बात है, मुस्लिम वोट का जो आप देखेंगे बड़ा टैक्टिकल वोटिंग होती है। जब हम लोग मुजफ्फरपुर वगैरह ये सब का हम लोग दौरा किए थे, तब हम लोगों ने पूछा था कि आप वोट कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा हमको 2 दिन पहले मदरसों से बता दिया जाता था या मस्जिदों में बता दिया जाता है कि किस पार्टी को हराना है और कैसे वोट करना है। ये एक मैं आम बात की, मैं हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक ग्रुप था जो जाकर के वहाँ पर सर्वे करके आया था, तो उनके लिए एनिमी नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी है। उनको कैसे हराना है ये तय करता है कौन पार्टी जीत रही है, कौन पार्टी हरा सकती है। देश भर के मुसलमान किसी एक पार्टी के पीछे खड़े हो रहे हैं, ऐसा आप नहीं मानते? नहीं, देखिए यूपी के अंदर आप देखेंगे सौरभ जी, आजमगढ़ और रामगढ़, आजमगढ़ जो है मुस्लिम और यादव बहुल सीटें, और रामपुर जो जहाँ से आजम खान सांसद हुआ करते थे वो मुस्लिम बहुल सीटें, वो दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में लोकसभा में जीती है। तो मुझे लग रहा है एक बड़ा वोट बैंक लाभार्थी का भी है, मुस्लिम समाज का। 3 तलाक के बाद महिलाएं खासतौर से मैं कहना चाहता हूं, और उसके अलावा मुसलमानों का एक वोट बैंक है जो भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं के कारण, प्रधानमंत्री योजनाओं के कारण प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की ये बात तो खैर बीजेपी के कई नेता भी नहीं मानते कि मुसलमान हमको चाहे 3 तलाक हो गया हो, चाहे वोट ही नहीं पड़ा। सौरभ जी मैं इसका एक आंकड़ा बताता हूँ। मध्य प्रदेश का अभी एक आंकड़ा आया है जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र का है। पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में शायद 22 था, 22 बूथ से भारतीय जनता पार्टी को 134 वोट मिले थे, कहीं से 10, कहीं से 12। ऐसा नहीं है कि मुसलमान वोट देता है 14, 12, 10, 21। यदि नहीं सुन लीजिए, यदि भारतीय जनता पार्टी, 1 मिनट अपनी बात खत्म करूं, यदि भारतीय जनता पार्टी इस गलतफहमी में जीती है और जीने का ये मुगालता है कि वो मुस्लिम वोट बैंक को वो तोड़ करके और अपने पास ला करके, तो मुझे लगता है कि पसमंदा, वो कहा जाता है ना कि जो ध्रुवानी परित्यज्य अध्रुवानी निसेवते ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्ट में, वही जो निश्चित को छोड़ करके अनिश्चित की तरफ जाता है उसका अनिश्चित तो निश्चित भी नाश होता है और अनिश्चित तो पहले से अनिश्चित है। ये मैं बहुत बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ कि मुस्लिम वोट बैंक में एक समुदाय है जो बेनिफिशियरी है, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है, लेकिन मुस्लिम समाज का मत इस प्रकार का बना दिया गया है इस देश में कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी दुश्मन नंबर 1 है। नरेंद्र मोदी इस चीज को तोड़ने की कोशिश में है, भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि तोड़े, लेकिन इतना न रेडिकलाइज माइंड हो चुका है मुस्लिम समाज का कि वो समझने के लिए तैयार नहीं है इन सब चीजों का। 8 बार के विधायक है, उनके 5 वार्डों में जो मुस्लिम बहुल वार्ड है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट मिले। ये बताता है कि भोपाल के अंदर आरिफ अकील की सीट के अंदर मुसलमान लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, और यह बहुत सरप्राइजिंग निकला है बूथ लेवल पर भारतीय जनता पार्टी के पास कि आरिफ अकील के क्षेत्र के अंदर मुसलमान बाहुल्य वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिले। फिर भी ये एक एकेडमिक बहस हो सकती है, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे जैसे यूपी में क्या कांग्रेस पार्टी अब बड़ी कंटेंडर है मुसलमान वोटों की, और अखिलेश यादव ये जानते होंगे, तो कांग्रेस को इस नाते साथ में रखना क्या मजबूरी है? निश्चित रूप से विपक्ष के जो दल है उनको इसी बात का डर है। ममता बनर्जी को भी यही डर सता रहा है कि कहीं कांग्रेस वोट बैंक भारतीय जनता कांग्रेस के पास न चला जाए। अखिलेश का भी ये डर है। कर्नाटका में जेडीएस से मुस्लिम वोट बैंक टूट के कांग्रेस के पास चला गया था, इसके कारण कांग्रेस सरकार बना सकी वहाँ पर। तेलंगाना में टीआरएस से मुस्लिम, बीआरएस से मुस्लिम टूटा और कांग्रेस के पास चला गया है। मुझे लग रहा है यही डर अभी दोनों मुस्लिम पार्टियों को डोमिनेट करने वाली समाजवादी पार्टी को भी इस बात का डर है, ममता बनर्जी को इस बात का डर है, और लालू प्रसाद यादव को भी इस बात का डर है कि कहीं बिहार का मुसलमान वापस कांग्रेस के पास नहीं जाए। लेकिन फिलहाल अभी इसकी संभावना कम है, लेकिन अगर इसका 3 से 4% वोट बैंक भी अगर टूटता है और कांग्रेस के पास जाता है तो कांग्रेस वहां मजबूत होगी और इन दलों का वोट बैंक कम होगा। वहां पर बात कर रहे थे कांग्रेस की यूएसपी, वही मुस्लिम वोट ही है कांग्रेस की यूएसपी। मैं जोड़ देता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के सामने ये चॉइस होगी कि उसे कांग्रेस को वोट देना है या समाजवादी पार्टी को वोट देना है, तो उसकी ऑब्वियस चॉइस समाजवादी पार्टी होगी, ना कि कांग्रेस। समाजवादी पार्टी ने अपने जो जिस तरह की राजनीति की है उसमें उसका मुस्लिम वोट बैंक जो है उसकी बड़ी राजनीति उसने की है, और ऐसे में यादव और मुस्लिम वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के पास जाता है। इसमें ज़रूर बात है कि यादव वोट जो है बीजेपी के पास भी जाने लगा है,
लेकिन और ख़ास तौर से जब अभी मुख्यमंत्रियों की बनाने की बात हुई और यादव मुख्यमंत्री बनाया गया, वो इसी कारण से बनाया गया बीजेपी में, ताकि यादव वोट किसी ना किसी तरह से बीजेपी के साथ और जुड़े। तो ऐसे में अगर हम बात करेंगे कि मुस्लिम वोट कहाँ जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में अगर चॉइस आएगी तो मुस्लिम वोट जो है समाजवादी पार्टी के साथ।